Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically अब हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और आज हम लोग फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का। इसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपने मॉडल पेपर देख लिया होगा अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। आपने इस सीक्वेंस से अब प्रिपेयर करना है। इसका ये मतलब है कि आपके पास 20 मिनट होंगे और उसमें आपने 16 एमसीक्यूज़ करने हैं और वो 8 मार्क्स के होंगे। सो दैट्स वाई इसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन देख लें तो आंसर एनी 8 पार्ट क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन है और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है। सिलेक्ट 4 फ्रॉम रीजनिंग एंड 4 फ्रॉम नॉन रीजनिंग। इसके अलावा डिटेल लॉन्ग क्वेश्चंस है तो ऑफ कोर्स उसमें आपने सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपके पास टोटल चॉइस होगी 5 की। लाइक अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रहे हैं, 3 का मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो 2 पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है और लॉन्ग 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 में और दिया हुआ, इसका मतलब है कि 3 में 2 चॉइसेस होंगी, 4 एक ही होगा अकेला, जबकि 5 में 2 और चॉइसेस होंगी। तो आपके पास टोटल 5 चॉइसेस होंगी कि आप 2 कौन से क्वेश्चन करना चाहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो 5 और 3 होगा उसमें आप 2 में से कोई एक ज़रूर करेंगे। सो यस, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करवा दूँ, रीजनिंग और नॉन रीजनिंग बॉटनी भी सॉल्व करवा दूँ। सो होप फॉर द बेस्ट। एमसीक्यू नंबर 1 है, अ लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट लिपिड मेड अप ऑफ आइसोपेरेनॉइड यूनिट इज कॉल्ड। सबको पता है आइसोपेरेनॉइड यूनिट किससे मिलके बनता है। इतना ईजी है। आइसोपेरेनॉइड यूनिट एक लार्ज और इम्पॉर्टेंट लिपिड जो आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलके बनते हैं वो हमारे ट्रेपेनॉइड्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ये क्लास है लिपिड की जो आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलके बनी हुई होती है और फाउंड होती है प्लांट्स और एनिमल्स में, एंड इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। MCQ number 2 है, the active site of an enzyme is the region that is involved in the catalytic reaction of the enzyme, is inhibited by the presence of a coenzyme, binds the product of the catalytic reaction or bind allosterically regulators of the enzyme. तो correct option है is involved in the catalytic reaction of the enzyme। क्यों? क्योंकि active site एक वो region होता है जिसमें हमारा सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है एंड देन उसकी वजह से जो कैटालाइटिक फंक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा इज इन्वॉल्व इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। MCQ नंबर 3 है, द स्ट्रक्चरल मटेरियल स्पेक्यूल्स ऑफ स्पंजेस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो वो मैन्युफैक्चर होते हैं बाय एम्बियोसाइट्स। एम्बियोसाइट्स एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं स्पंजेस में जो प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल को, कॉल स्पेक्यूल्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, MCQ नंबर 4 है, दिस एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, मैक्रोफेज, HCl, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सलाइवा। तो वी ऑल नो कि जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लाइक म्यूकस होता है, वो एक्ट करता है एज अ फिजिकल बैरियर ताकि वो प्रिवेंट कर सके एंट्री ऑफ पैथोजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी। और इवन आपने पढ़ा होगा कि पेप्सिनोजेन होता है, इनएक्टिव पेप्सिन होता है और वो ही लाइक वो एक्टिव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिड, जब एसिड आता है। तो क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर हमारा जो HCl है, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन ना हो तो फिर जो HCl है वो स्टमक को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, उसी को डिस्ट्रॉय कर दे। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगी म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। ओके, MCQ नंबर 5 है, दिस गिवन ऑर्गन फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। तो ये हमने अनीस हुसैन, आई गेस आदम जी का हमने सॉल्व किया था ना, तो उसमें भी MCQ यही था। नेजल चैम्बर्स होते हैं जो एयर कंडीशनर के तौर पे काम करते हैं। तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो, क्योंकि वो कंडीशनर होते हैं, वो वार्म कर रहे होते हैं, ह्यूमिडिफाई कर रहे होते हैं, फिल्टर कर रहे होते हैं एयर वी ब्रीथ। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज नेजल चैम्बर्स। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज अ। तो कोवलेंट बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है न्यूक्लिक एसिड में। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बॉन्ड, ये ज़रूर पूछे जाते हैं।
एन एनिमल विद अ फॉल्स बॉडी कैविटी इज अ। तो हमेशा याद रखना कि जो सूडो होता है ना वो वर्ड यूज़ ही होता है फॉल्स के लिए। तो सूडो सिलोमेट्स आर एनिमल दैट हैव अ फॉल्स बॉडी कैविटी मीनिंग दैट देयर बॉडी कैविटी इज नॉट फुली लाइंड विथ मीसोडर्म। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज सूडो सिलोमेट। और यहाँ पे कह ही रहे हैं कि फॉल्स बॉडी कैविटी है। इसके अलावा है MCQ नंबर 8। The exchange of gases between the external environment and the lungs is called respiration, cellular respiration. इसके अलावा हमारे पास है external respiration and है anaerobic respiration. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है वो रिफर करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द लंग, जबकि सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ कोर्स सेल की बात हो रही है, उसमें जो रेस्पायरेशन हो रही है। और एनारोबिक तो होती है विदाउट ऑक्सीजन। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज external respiration. Next MCQ है Blanoglossus is an example of urochordata, cephalochordates, hemichordata and protochordata, sorry. So correct option is hemichordata. I'm not a botanist, so प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, डोंट जज मी। सो हेमिकॉर्डेटा एक फाइलम होता है मैरीन वर्म्स का जो क्लोजली रिलेट करता है कॉर्डेट से। सो ब्लैनोग्लॉसस इज़ अ जीन ऑफ लाइक जीनस हम कह सकते हैं हेमिकॉर्डेट्स, कॉमनली नोन एज एकॉन वर्म्स। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज सी, हेमिकॉर्डेट्स. This event initiates blood clotting, contact with an irregular surface by platelets and other factors in plasma, production of an enzyme thrombin, conversion of fibrinogen into fibrin, and excessive blood flow through a capillary. तो यहाँ पे कह रहा है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आंसर है कॉन्टैक्ट विद एन इरेगुलर सरफेस बाय प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स इन प्लाज्मा। ब्लड क्लॉटिंग एक फैक्टर होता है जिसमें ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लड जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ज़ाया नहीं होता। आपने देखा होगा हमारी छोटी सी चोट लगती है, कोई नाइफ से ही आपको कट लग गया है, तो थोड़ा सा ब्लड होगा जो लॉस होगा एंड देन फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट कैसे होती है? वो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इरेगुलर सरफेस बाय द प्लेटलेट्स, कॉन्टैक्ट होता है विद इरेगुलर सरफेस बाय प्लेटलेट्स। सो दैट्स वाई ये ट्रिगर करता है कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को। एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है जिससे अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो जाती है ब्लड क्लॉट की। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। थोड़ा सा डिटेल है, आई डोंट नो आपकी बुक में कहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट करेक्ट ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट MCQ है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम, कोफैक्टर, एपोएंजाइम और होलोएंजाइम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कोफैक्टर, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीनीशियस पार्ट होता है और नॉन प्रोटीनीशियस पार्ट होता है। जो प्रोटीनीशियस पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपोएंजाइम, एंड जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। और वो ऑर्गेनिक भी होता है, वो इनऑर्गेनिक भी होता है। अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि द इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, तो वो एक्टिवेटर होगा। अगर यहाँ पे कहते हैं कि ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम तो उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। बट यहाँ पे कह रहे हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। अब हमें नहीं बताया हुआ कि ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, तो हम बेस्ट आंसर चूज़ करेंगे और वो हमारा होगा कोफैक्टर। इसके अलावा मैं बता देती हूँ एपोएंजाइम प्रोटीनीशियस पार्ट है, एंड इसके अलावा जो हमारा होलोएंजाइम है वो होता है प्रोटीनीशियस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनीशियस पार्ट। दिस स्ट्रक्चर हैज़ द लोएस्ट ब्लड प्रेशर। बहुत इजी है, ब्लड प्रेशर सबसे लोएस्ट किस में होता है? तो वी ऑल नो कि ब्लड प्रेशर सबसे लोएस्ट कैपिलरीज में होता है। कैपिलरीज हैव द लोएस्ट ब्लड प्रेशर ड्यू टू देयर स्मॉल डायमीटर एंड हाई रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में, R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है एंड देन लेंथ होती है एंड डिवाइडेड बाय एरिया होता है। दैट्स वाई आपने बस ये याद रखना है कि कैपिलरी में ब्लड प्रेशर लो होता है। क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो वो फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। दिस ट्रांसफ़र ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम अ मदर टू हर फीटस इज कॉल्ड। यहाँ कल हमने MCQ सॉल्व किया था, मदर टू हर फीटस इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। जबकि अगर हम बाहर से किसी डोनर से निकाल के लगा रहे हैं, अगर आप रेबीज़ की ही बात कर लें, तो वो होगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जबकि अगर आपको फ़ीवर हुआ है और आप बगैर मेडिसिन लिए ठीक हो गए, तो वो होगा आपकी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। जबकि जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, इसका मतलब है कि वैक्सीन लगा ली है। वैक्सीन में ना ऐसे एंटीजन डाले जाते हैं जो
डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकते। एंड जब आप वो उसको डालते हैं तो हमारी बॉडी खुद बहुत एंटीबॉडीज़ बना देती है। तो इसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। इसमें सिर्फ हमने एंटीजन डाली है और वो डाली है जो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकती, और उसकी वजह से हमारी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बना चुकी है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस में ऐसा ही हुआ था, एंटीबॉडीज़ सॉरी वैक्सीन लगाई गई थी जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बना रही थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट MCQ है अ ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ग्लिसरॉल है ऑफ कोर्स। राइबोस में आपने पढ़ा होगा कि राइबोस और राइबोलोज है, पेंटोस 5 कार्बन होते हैं, इसके अलावा माल्टोस है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोस है, ये सारे 6 कार्बन वाले होते हैं, हेक्सोस। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज़ बी ग्लिसरॉल। ये थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए क्लासेस है मोनोसेक्राइड्स की। An adult animal that possesses bilateral symmetry is most certainly also। तो प्रोटोस्टोम होता है, ड्यूटोस्टोम होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। सिलोमेट का मतलब है कि इसके पास ट्रू बॉडी कैविटी होगी, सिलोम पूरा होगा, ठीक है। जबकि ड्यूटोस्टोम का मतलब होता है कि एनस पहले बनेगा, माउथ बाद में बनेगा। जबकि जो प्रोटोस्टोम है उसका मतलब होता है कि माउथ पहले बनता है एंड एनस बाद में बनता है। ड्यूटोस्टोम्स आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट शोज बायलेटरल सिमेट्री एंड इंक्लूड वर्टिब्रेट्स, इकोनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि अगर किसी के पास बायलेटरल सिमेट्री है तो उसके पास 3 जर्म लेयर्स भी होंगी, इसी को हम कह रहे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। करेक्ट ऑप्शन इज सी। लास्ट MCQ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसमें यहाँ पे कहा हुआ टी सेल्स, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बेस्ट होगा प्लाज्मा सेल्स। आपकी बुक की एक तो ये लाइन है, इसके अलावा कहा जाता है कि हमारे पास टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं। अब जो बी सेल्स होते हैं ना वो डिफ्रेंशिएट होते हैं मेमोरी सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स में। अब जो मेमोरी सेल्स हैं वो देख लेते हैं कि भाई ये डिज़ीज़ पहले भी कॉज हो चुकी है, अब हमने ये स्टोर करते जाना है ताकि अगर पहले एंटीबॉडीज़ बनी थी 10 दिन में तो अब 5 दिन में बन जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि ये जो बी सेल्स हैं इनकी डिफ्रेंसीशन होती है प्लाज्मा सेल्स में ताकि वो आगे जाके एंटीबॉडीज़ बनाए। बट हम बी सेल्स जब कंसिडर करेंगे जब प्लाज्मा सेल्स ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन अगर प्लाज्मा सेल ऑप्शन में दिया हुआ है देन वी कंसिडर plasma cells. So that's why correct option is C. ओके सो दैट सेड दिस इज़ इनफ। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही लूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे लूँगी कि एक एक हफ्ते का मैं गैप ज़रूर दूँगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, ताकि आप पूरे हफ्ते में पूरा प्रिपेयर कर लें। So yes, hope for the best. That said, this is enough from my side. Allah Hafiz. All the best to all of you.